शुरुआत मानेंगे तो गौ रक्षा के आंदोलन से पुराना आंदोलन कोई भी आंदोलन नहीं है। यदि देश में आपको ये बताया जाता है कि आजादी का पहला आंदोलन 1857 में हुआ था, तो समझ लीजिएगा यह सबसे बड़ा झूठ आपके सामने परोसा जा रहा है। क्योंकि 1857 की आड़ में, उस आंदोलन की आड़ में ये बात एकदम रसातल में डाल दी गई कि वो आंदोलन आजादी का आंदोलन नहीं बन पाया था, बल्कि उससे पहले ही मंगल पांडे जो अंग्रेजों का नौकर था, अंग्रेजों की चाकरी करता था, अंग्रेजों के साथ पेंशन लेने के सपने देख रहा था, मस्त जिंदगी काट रहा था, उसके परिवारों को पूरी सुविधाएं इस देश में मिलती जा रही थी, सरकारी नौकरी में ऐसे ही लगा हुआ था जैसे इस देश में आज सेना में लोग लगे हुए हैं, पुलिस में लगे हुए हैं। लेकिन मंगल पांडे के साथ घटी वही विचित्र घटना ने उसके अंदर जो कायरता थी, उसे पता था कि मेरे देशवासियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर वीरता खड़ी नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन घटना ऐसी घट गई जो अंग्रेजों के लिए काल का फास बन गई, जब उन्होंने गौ के चरम का प्रयोग कारतूसों में करा, और ये बात जैसे ही मंगल पांडे को पता लगी तो निर्वीर बना मंगल पांडे, इस देश में शूरवीर हो गया और पहली गोली मेजर ह्यूसन की छाती में दे मारी थी मंगल पांडे ने। सोचिए, गौभक्त को एक क्रांतिकारी कह देना कितना छोटा शब्द है। गौभक्त जो गाय वालों का देश हो, जिस देश में गाय की पूजा करते करते भगवान गोविंद गोपाल हो गए, जहां भगवान राम गाय के लिए खड़े हो गए, वहां इतने बड़े क्रांतिकारी का नाम अगर छुपा दिया जाता है इस बुरे आंदोलन के इतिहास से, तो कितना बड़ा अन्याय गाय के साथ किया गया, इस देश के क्रांतिवीरों के साथ किया गया। इस देश में अभी हमारे एक सिख भाई यहां पर चल रहे थे, शायद वो जा चुके हैं अभी। सिख परंपरा का गौरव समझिए अपने आप में, कितना बड़ा गौरव है उनका। ये जो कार्य 1857 में हुआ, इसके बाद एक लहर देश में खड़ी हुई। 1860 के लगभग में अंग्रेजों ने कानून बनाए, उनको पता लग गया इस देश में गौभक्त भावनाएं जागृत हो चुकी हैं और अब ये आजादी का आंदोलन बनने जा रही है। तो 1860 में उन्होंने कई कानूनों का जन्म दिया। उन्होंने पुलिस एक्ट से लेकर धाराएं इतनी ज्यादा, आईपीसी से लेकर सब चीजों को बनाना उन्होंने तैयार कर दिया ताकि इस देश को पूरी तरह से रोका जा सके। और थोड़े समय बाद लेकिन ये दर्द नामधारी सिखों से बर्दाश्त नहीं हुआ और 1870 के दशक में, 70 का पूरा दशक ले लीजिए आप, इस देश में नामधारी कुकाओं ने अंग्रेजों के सामने खुला सशस्त्र विद्रोह कर दिया और गौ माता की रक्षा के लिए, बैलों नंदी की रक्षा के लिए अंग्रेजों की सरकारों से भिड़ गए कुकाओं ने अपना बलिदान। मालेर कोटला आज के पंजाब के अंदर जो स्थान है, वहां पर 66 कुकाओं ने अपने को तोप के आगे से उड़वा दिया था। ये गौभक्ति इस देश के सिख परंपरा में दिखाई देती है। आपको गर्व होना चाहिए, उन 66 कुकाओं में एक सरदार जी थे जो बड़ी छोटी हाइट के थे, जब कम हट के, हमारे कमल किशोर भट्ट जी हैं, कम हाइट के प्रचारक हैं हमारे, ऐसे कम हाइट के थे वो, छोटा कद था उनका। समस्या ये हुई उस कुका को, ये लगा 66वें कुका को कि 65 कुका तो बलिदान हो गए, शहीद हो गए गौ माता के लिए, लेकिन मेरा नंबर कैसे आएगा, क्योंकि तोप तो ऊपर से निकल जा रही थी। तो उस कुका ने क्या किया, उसने कहा अगर 65 कुका बलिदान हो सकते हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उसने रेत का टीला बनाया और टीले के अंदर खुद को खड़ा किया और उसके बाद उसको तोप से उड़ा दिया गया। ये कुकाओं ने इतनी गौभक्त भावना अपने अंदर भर दी थी इस देश में। उसके आगे जो पुनः आप आंदोलन को बढ़ाएंगे तो आप आगे चलेंगे तो 1875 में इस देश में आर्य समाज का गठन किया गया। आर्य समाज को गठन करने का कारण उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां हो सकती हैं, कई कारण हो सकते हैं। जैसा हमें दिखाई देता है कि आज जब जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ये बात कह रहे हो, गुरुदेव भगवान ये बात कह रहे हो कि केवल मंदिर में प्रतिमा नंदी के कान मत पकड़ो, उन नंदी की प्रतिमा की पूजा मत करो। यदि घर के बाहर मां कट रही हो और आप प्रतिमा को पूज रहे हो तो इससे बड़ा पाखंड देश के अंदर क्या होगा। संभवतः ऐसा कुछ पाखंड उस समय रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन 1875 में जब इसका जन्म हुआ आर्य समाज का, तो 1880 का दशक और 90 का दशक इतना महान दशक था कि इस देश में गोरक्षणी सभाओं का जन्म करवाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने और देश में इतने क्रांतिकारी आंदोलन किए, ऐसी गोरक्षणी सभाएं बनाई। उस समय बताया आपको हैरानी होगी, एक पत्र छपता था, जैसे जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग ने पत्र छापे हुए, पत्रक छापे हुए हैं। इन पत्रकों में पत्रक छपते थे तो उस पत्रक में पता है क्या लिखा होता था, कितना कटु वाक्य लिखा रहता था। उसमें अंतिम में ये बात लिखी रहती थी उस पत्रक में कि इस देश में गोरक्षा आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इसमें आप सबको जुड़ना है, जिसके पास धन है वो धन दे, जिसके पास जन है वो जन अपनी सहभागिता दे, सब आगे आए। लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी रहती थी, यदि इस पत्रक को आपने आगे नहीं बढ़ाया, किसी दूसरे व्यक्ति को साझा नहीं किया, तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा।
लगेगा इस देश के अंदर में, आपको गौहत्यारा घोषित किया जाएगा। ये भावना वहां पर भरी गई और इसका इतनी बड़ी आंधी हुई कि आने वाले 1893 में भारत के इतिहास का एक भी दंगा ऐसा नहीं है। भारत के इतिहास में जो पहला दंगा घटा वो 1893 के आसपास हुआ और उस दंगे का एकमात्र कारण यदि कोई था तो वो स्वयं भगवती गौ माता थी कि यही बात खड़ी करी जो परम पूज्य शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि भाई और कसाई कभी एक नहीं हो सकते, भाई एक साथ होंगे और कसाई एक साथ होंगे। और उस समय पहला दंगा घटा गौ माता के नाम पर और अंग्रेजों के अंदर इतना बड़ा भय व्याप्त हो गया था कि इस देश के इस वॉइसरॉय को छोड़िए, आप ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को लैंसडाउन को पत्र लिखना पड़ा कि भारत के अंदर हो रहे गोरक्षा आंदोलन आजादी के आंदोलनों से भी खतरनाक आंदोलन है, यदि इसको नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेंगे और हमें मिट्टी में मिला देंगे और मुसलमानों को जितनी जल्दी हो सकती है आप सुरक्षा मुहैया कराइए, उनको स्लॉटर हाउस में भर्ती कराइए और इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, क्योंकि ज्यादा गौमांस हम अंग्रेज खाते हैं, हमारी आर्मी को चाहिए, इसलिए आप इस गौमांस को चलाए रखने के लिए मुसलमानों का साथ दीजिए, तुष्टीकरण कीजिए और साथ में उनको सुरक्षा उपलब्ध कराइए। और ऐसे इस देश में गोहत्या चलती रही, क्रमबद्ध चलती चली गई। और इसके बाद जो लैंसडाउन नाम का कलंक आज उत्तराखंड के अंदर मौजूद है, सोचिए धिक्कार आना चाहिए इस देश के समाज को, इस देश के शासन तंत्र को कि ऐसे अपराधी को, ऐसे गौद्रोही को, ऐसे गौ भक्षक को जिसने गौ माता के नाम पर इस देश में दंगे करवाए हो, गौ भक्तों की भावनाओं को मिट्टी में दबाया हो, गौ हत्याएं कराई हो, उसके नाम से हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक कलंक मौजूद है। इस कलंक को जितनी जल्दी हो भारत की सरकार मिटा दे, जितनी जल्दी हो उत्तराखंड की सरकार को मिटा देना चाहिए। इतना बड़ा पाप उत्तराखंड के अंदर जिया जा रहा है। इसी के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे आदरणीय पांडे जी ने बोली कि इस देश के जितने भी राजनीतिक दल उस समय तो नहीं थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख दल था और ये क्रांतिकारियों का संगठन भी था, इसमें नरम दल भी थे, इसमें गरम दल भी थे, दोनों तरह का विभाजन इस दल के अंदर भी विद्यमान था। कई चीजों में आपस में सहमत नहीं होते थे, लेकिन आपको हैरानी होगी नेहरू तक को इन सभी कांग्रेसियों के कारण इतने दबाव को महसूस करना पड़ा था कि उसको प्रत्येक कांग्रेस की सभा के साथ में गौ अधिवेशन कराना पड़ता था और उस गौ अधिवेशन में यह चर्चा होती थी कि कांग्रेस पार्टी जब अस्तित्व में आएगी, जब सत्ता में आएगी, जब हम आजाद हो जाएंगे तो आते ही पहला काम गौ माता की हत्या को बंद करने का करेंगे, गौ को माता बनाने का करेंगे। ये बात भारत में हर जगह मौजूद है, हस्ताक्षरित है, अगर आप जाएंगे इतिहास को खोजेंगे। इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते उस समय के जितने भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर जितने लोग हैं, जितनों की आप लिस्ट निकाल देंगे, सबका एक ही वचन था कि कलम की पहली नोक से इस देश में गोहत्याबंदी का कानून लिखा जाएगा। लेकिन सबके सब राजनेताओं ने इस देश में भगवती गाय को ठगा, इस देश में गाय को ठगने वालों की बाढ़ आई हुई है। इस देश में गौ माता की निश्चलता, उसकी पवित्रता, उसका इतना बड़ा अनुराग, उसका वात्सल्य, उसका सीधापन, उसकी सरलता, उसके भोलेपन को देखकर इस देश के राजतंत्र से लेकर हर शासन तंत्र ने उसको ठगा है, लेकिन शर्म नहीं आई, धिक्कार किसी को नहीं हुई है। आपको एक और इतिहास की घटना बताता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी रोमांचक है। इस देश में बड़े गद्दार राजघराने रहे हैं, ऐसे गद्दार राजघराने जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर झांसी की रानी को भी मरवाने में भूमिका निभाई थी। ऐसे राजघराने जो अंग्रेजों को अपनी सेनाएं देते थे, पैसे देते थे और ये कहते थे भैया तुम भाग क्यों रहे हो, तुम यहीं रहो, यहीं लड़ो, हमें सुविधा देते रहो, हम तुम्हारे साथ खड़े, परवाह मत करो। लेकिन उनके साथ भी क्या विडंबना थी आपको पता है? जब वो अंग्रेजों से कोई समझौता करते थे तो उन्हें एक कागज में ये एग्रीमेंट लिखकर देना पड़ता था। वो अंग्रेजों को एक पत्र देते थे कि मेरा जितना भी राज्य का क्षेत्र है, इस पूरे राज्य क्षेत्र में आप कृपया करके बस गौ हत्या मत करना, किसी भारतीय को मार लेना कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स वसूल लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने गाय पर हाथ उठाया तो मेरा राजतंत्र नहीं बचेगा, मैं आपको क्या बचाऊंगा। ये मजबूरी इस देश के राजतंत्रों की रही है। ये क्रांति इस देश के अंदर आपको हर जगह दिखाई देगी, जितने इतिहासों में घुस जाइए आप। बिना गाय के इस देश का ना कोई आंदोलन है, बिना गाय के इस देश की ना तो कोई कहानी है, बिना गाय के ना तो ये भारतवर्ष की पहचान है और बिना गाय के इस देश में कोई काम नहीं है, कोई
कोई पूजा जप तप पाठ भी नहीं है। ये बात हर जगह निकल कर आती है। एक घटना और आपको बताना चाहता हूं। ये बात है जिस समय पर देश आजाद हो रहा था, तथाकथित आजादी, सत्ता का हस्तांतरण का समझौता किया गया 1947 में। उस समय पर पूरी भारत और पाकिस्तान में दंगे प्रारंभ हुए। उन दंगों की एक कहानी जो है वो डोमिनियर लिपियर की एक पुस्तक है, आजादी आधी रात को, फ्रीडम एट मिडनाइट। उस पुस्तक में क्या लिखा जाता है? उस पुस्तक में एक प्रसंग एक व्यक्ति लिख रहा है। वो कहता है कि हमें यह कहा गया कि इस देश में अगर तुम्हें रहना होगा तो तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। तो जब उसे शर्त रखी गई तो वो डर गए। पहले उन्होंने कहा नहीं कबूलेंगे, किसी भी रूप में नहीं कबूलेंगे। लेकिन जब बात जान पर और परिवार पर आई तो अच्छों को भी कई बार डिगना पड़ जाता है। तो उन्होंने बताया, मैं और एक पंडित जी थे, हम दोनों ने डर के मारे स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, इस्लाम कबूल करना है तो चलो हम तुम्हें एक स्थान पर लेकर जाते हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा, पहले हमारी जो रस्में उसे पूरी करनी पड़ेगी, तब हम मानेंगे कि आप क्या कहते हैं मुसलमान हो चुके हो। तो वो व्यक्ति बता रहा है ये कहानी कि पंडित जी और मैं उस स्थान पर गए, एक गुफा में वो लेकर गए हमें, ऊपर मस्जिद थी, जब नीचे वो हमें लेकर गए तो वहां का दृश्य क्या था कि वहां पर खड़ा करके उन्होंने ये पूछा हमसे कि क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है? तो हमने कहा इस्लाम कबूल है। क्या तुमने हमें हमारे प्रॉफिट को मानते हो? तो बोला प्रॉफिट को मानते हो, स्वीकार कर लिया। लेकिन तीसरी चीज क्या थी बोला, उन्होंने बताई तीसरी चीज ये थी कि आपको गाय का मांस खाना पड़ेगा, और ये मांस यदि आपने खाया यही पुष्टि करेगी कि आप गाय वाले नहीं है, आप हिंदू नहीं है इस देश के अंदर पे। यही आपकी अग्नि परीक्षा है और यही वास्तविक परीक्षा है। ये बात सुनकर बोला दोनों थर्रा गए। दोनों के दोनों ने जिंदगी में मांस नहीं खाया था, और गौमांस खाने की बात सुनकर तो उनका कलेजा फट पड़ा। लेकिन इतने में भी जब बात में जब डर का प्रभाव रहता है तो एक घटना वहां घटी। वो व्यक्ति लिखता है कि मैंने डर के मारे गौमांस खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन पंडित जी ने एक बात कह डाली। पंडित जी ने वहां पर जितने उपस्थित लोग थे उनके बीच में एक बात कही कि आज बड़े भाग्य का दिन निकल कर आया है कि मेरे को नए मजहब में प्रवेश लेना है, तो क्यों ना उसको उत्सव की तरह मनाया जाए। मेरे घर में सोने की थालियां पड़ी हैं, सोने की कटोरी पड़ी हुई है, मैं अपने परिवार को लेकर आता हूं और मिलकर मुसलमान बनेंगे, मिलकर गौमांस खाएंगे। ये बात जैसे ही उन्होंने सुनी तो उनको लगा था डर के मारे तो है ही पंडित जी जाएगा और ऐसा करके आएगा। बहुत देर बाद बोला हमें पता लगा कि पंडित जी अपने घर पे गए और उन्होंने कुंडी लगाई, कुंडी लगाकर अंदर जहर रखा था, जहर खाया, जहर खा के मर गए, लेकिन गौमांस खाना नहीं स्वीकारा इस देश के अंदर पे। ये भावना इस देश के अंदर भरी हुई है। जिन मुसलमानों का धर्मांतरण कराया गया, जिन्हें डराकर मुसलमान बनाया गया, भारत का इतिहास बोलता है ये उन मुसलमानों को ये पता था कि जो हमारी पीढ़ियां हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं, वो तो सनातनी हिंदू हैं। तो आखिर उनके घर में जब गौमांस काटकर कोई लाता था तो बर्तनों के बर्तन उठाकर वो बाहर फेंक देते। ये इस देश में उन मुसलमानों ने किया जो पहली पीढ़ी के मुसलमान थे, क्योंकि उनको अपने पूर्वज याद